फिर से अपने जो है सिविल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन MCQ टाइप करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड एज पर CPHEEO, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है हमारी 135 LPCD, 135 LPCD, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है, 135 LPCD, ऑप्शन सी सही है। LPCD का फुल फॉर्म होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। चलते हैं अगले सवाल पर। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया कलर हमारा, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है IS कोड यूज फॉर RCC डिज़ाइन इज। RCC डिज़ाइन के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? तो हम सब जानते हैं RCC डिज़ाइन के लिए IS 456/2000 कोड यूज किया जाता है। ऐसे ही स्टील डिज़ाइन के लिए RCC यूज किया जाता है। RCC डिज़ाइन के लिए IS 456, ऑप्शन भी सही है। और स्टील डिज़ाइन के लिए IS 800 यूज़ किया जाता है और IS 875 यूज़ किया जाता है हमारा लोड के लिए, विभिन्न टाइप ऑफ लोड के लिए IS 875 और IS 1893 यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक डिज़ाइन के लिए। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC। OPC की फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू IS 4031, तो ओपन OPC का फाइनल सेटिंग टाइम अधिकतम 480 मिनट यानी 8 घंटे होता है। जनरली 10 घंटे हर जगह दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मिनट में दिया है तो 480 मिनट। IS 4031 के अनुसार 480 मिनट हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है OPC का, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग। साउंडनेस ऑफ सीमेंट किससे टेस्ट किया जाता है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट की जाती है ली चटेलियर ऑपरेटस से। किससे? ली चटेलियर ऑपरेटस से सीमेंट टेस्टिंग की जाती है, ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बड़ा हो गया क्वेश्चन। साइज ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। साइज ऑफ स्टैंडर्ड क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो हम क्यूब यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होता है ये पूछ रहा है। तो सीमेंट टेस्ट में जो हमारा क्यूब होता है उसका साइज होता है 17.7 mm। क्या होता है? 17.7 इंटू 17.7 इंटू 17.7 mm। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ DPC। DPC का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, उसका मिनिमम थिकनेस कितना होता है ये पूछ रहा है। बैटरी लो हो गया, पहले चार्जिंग में लगाते हैं इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं। चार्जिंग तो लगा लेकिन
चार्जिंग लग के चलते हैं आगे सॉल्व। मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी, डीपीसी का मिनिमम थिकनेस कितना 25 mm, डीपीसी की न्यूनतम मोटाई 25 mm होती है। बार बार डिस्चार्ज हो रहा है तो you might want to plug in UPC। अरे यार तुम्हारा कितना था 25 mm, ऑप्शन सी सही है मेरा। इसको ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा स्टैंडर्ड वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इन इंडिया। इंडिया में एक बैग सीमेंट का स्टैंडर्ड वेट क्या होता है ये पूछ रहा है। तो 50 kg होता है। क्या होता है 50 kg, एक सीमेंट बैग का वेट होता है 50 kg, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी एज पर IS 4031। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है अकॉर्डिंग टू IS 4031। तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट हमारा। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट होता है IS 4031 पार्ट 5 के अनुसार, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC एज पर IS 456। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर RCC क्या होता है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M20। IS 456 के अनुसार RCC के लिए न्यूनतम ग्रेड M20 उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है। तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.55 होता है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी एज पर IS 4031। IS 4031 के अनुसार नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है ओपीसी के लिए। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी यानी सीमेंट पेस्ट में रिक्वायर्ड वाटर परसेंटेज जिसे हम वाइकेट प्लंजर से मेजर करते हैं, तो हमारा होता है 25 से 30%, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्लेकीनेस इंडेक्स इज यूज फॉर। फ्लेकीनेस इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है, उससे क्या पता किया जाता है। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स का प्रयोग एग्रीगेट की शेप की जांच करने के लिए यूज किया जाता है। किस टाइप का एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का जो शेप होता है उसकी जांच करने के लिए हम फ्लेकीनेस इंडेक्स से यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट के लिए ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला सवाल हमारा स्लम्प वैल्यू फॉर मीडियम वर्केबिलिटी। मीडियम वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू क्या होती है। तो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू होता है 50 से 100 के बीच में, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। मैक्सिमम क्लोराइड कंटेंट इन कंक्रीट फॉर RCC। RCC के लिए मैक्सिमम क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए। तो RCC में क्लोराइड कंटेंट मैक्सिमम 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टील कोरोजन बढ़ जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला सवाल है हमारा CVR टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। CVR का टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो CVR टेस्ट सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। CVR टेस्ट सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। CVR का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। चलते हैं अगले सवाल पर। मैक्सिमम कैम्बर फॉर सिंगल लेन रोड इन हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल एरियाज के लिए मैक्सिमम कैम्बर सिंगल लेन के लिए क्या होना चाहिए, ये क्या होता है। तो हाई रेनफॉल वाले क्षेत्र में पानी जल्दी बह जाए इसके लिए कैम्बर ज़्यादा रखा जाता है। ये कैम्बर होता है 1 in 30, ऑप्शन बी सही है।
चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, मिनिमम विड्थ ऑफ ए सिंगल लेन कैरिज वे। सिंगल लेन कैरिज वे का मिनिमम विड्थ कितना होता है अकॉर्डिंग टू IRC। तो IRC के अनुसार सिंगल लेन कैरिज वे की मिनिमम विड्थ हमारी होती है हमारी 3.75 मीटर। IRC के अनुसार सिंगल लेन कैरिज वे की मिनिमम विड्थ 3.75 मीटर होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है हमारा, विड्थ ऑफ फुटपाथ इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में फुटपाथ की विड्थ कितनी होती है। तो अर्बन एरियाज में पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। अर्बन यानी शहरी एरिया में जो हमारा पैदल पट्टी होती है उसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला सवाल है हमारा, मैक्सिमम परमिसिबल BOD फॉर ट्रीटेड सीवेज। सीवेज को ट्रीट करने के लिए मैक्सिमम परमिसिबल BOD कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम BOD वैल्यू हमारी 20 mg पर लीटर होता है। इससे ज़्यादा होने पर नदी को प्रदूषित कर सकता है। तो ट्रीटेड सीवेज का परमिसिबल BOD 20 mg पर लीटर होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी सही है। वो खतरनाक टिक लग गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी इन सीवर। सीवर में मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी सीवर में होनी चाहिए 0.75 मीटर पर सेकेंड। सीवर सिस्टम को सेल्फ क्लीनिंग बनाए रखने के लिए मिनिमम वेलोसिटी हमारी 0.75 मीटर पर सेकेंड ज़रूरी होती है। ऑप्शन सी सही है हमारा। ऐसे होती तो 0.6 से 0.9 के बीच है, लेकिन मिनिमम हमारी 0.75 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोराइड कितना होना चाहिए। IS कोड हमारा 10-500 है। तो मैक्सिमम फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए हमारा 1.5 mg पर लीटर। 1.5 mg पर लीटर। ऑप्शन सी सही है। इससे ज़्यादा होने पर ना तो पीलापन आ जाता है, धब्बे पड़ने लगते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, मैक्सिमम परमिसिबल नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम परमिसिबल नाइट्रेट कितना होना चाहिए। तो नाइट्रेट की अधिकतम सीमा ड्रिंकिंग वाटर में 45 mg पर लीटर होती है। WHO और BIS दोनों के अनुसार 45 mg पर लीटर मैक्सिमम परमिसिबल नाइट्रेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अगला सवाल है हमारा, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इन बीम्स। बीम्स में मैक्सिमम स्पेसिंग स्ट्रिप्स के बीच में कितनी होती है। तो IS 456 के अनुसार स्ट्रिप्स की अधिकतम यानी मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm या बीम डेप्थ का 0.75 गुना जो भी कम हो। तो मिनिमम ऑफ 300 और 0.35 मिनिमम ऑफ 300 और 0.75 D। तो इसमें ऑप्शन दिया 300 mm। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मिनिमम क्योरिंग पीरियड फॉर OPC कंक्रीट। OPC कंक्रीट के लिए मिनिमम क्योरिंग पीरियड कितना होता है। तो 7 डेज मिनिमम क्योरिंग पीरियड होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला सवाल है हमारा, सीव साइज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को सेपरेट करने के लिए सीव साइज हमारा कौन सा होता है। तो 4.75 mm सीव को बाउंड्री माना जाता है कोर्स और फाइन एग्रीगेट के बीच की। यानी 4.75 mm से छोटे जो हमारे पार्टिकल होंगे वो कहलाएंगे फाइन। जो हमारे 4.75 mm से बड़े होंगे वो कोर्स कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बाउंड्री है। यानी 4.75 mm कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के बीच की बाउंड्री है।
ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर ट्रेड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो स्टेयर ट्रेड है उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रेड की मिनिमम विड्थ 250 mm होनी चाहिए ताकि चलना आरामदायक हो। तो 25 सेंटीमीटर यानी 250 mm होना चाहिए स्टेयर ट्रेड। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, हाइट ऑफ फ्लोर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हाइट ऑफ फ्लोर कितना होना चाहिए। तो फ्लोर की न्यूनतम ऊंचाई यानी मिनिमम हाइट फ्लोर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 2.75 मीटर रखी जाती है। एनवीसी के अनुसार 2.75 मीटर। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल पर चलते हैं, स्टैंडर्ड राइज ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टेयर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टेयर का स्टैंडर्ड राइज क्या होता है। तो स्टैंडर्ड राइज होता है हमारा 175 mm। स्टेयर केस की स्टैंडर्ड राइज यानी ऊंचाई 150 mm से 175 mm मानी जाती है। नॉर्मली 175 mm अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। ये तो सबको आता ही होगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 2.6 से 2.8 के बीच होती है। एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 के बीच होती है। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला सवाल हमारा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी एसपीटी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करने के लिए एसपीटी टेस्ट किया जाता है हमारा। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट मेनली रिलेटिव डेंसिटी और बियरिंग कैपेसिटी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। क्या निकालने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी और बियरिंग कैपेसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और बियरिंग कैपेसिटी दोनों इसमें ऑप्शन है। तो ज़्यादा एक्यूरेट हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर, पिक्नोमीटर इज यूज फॉर। पिक्नोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर से सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मापा जाता है। मापा तो वाटर कंटेंट भी जाता है लेकिन चलो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर, प्लास्टिक इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है या प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है। तो प्लास्टिक इंडेक्स होता है, प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यह सॉइल की प्लास्टिसिटी दर्शाता है। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन बी सही है हमारा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर, एवरेज पीएच ऑफ फ्रेश सीवरेज। एवरेज पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज। फ्रेश सीवेज का एवरेज पीएच कितना होता है। तो फ्रेश सीवेज का पीएच नॉर्मली 7 के आसपास होता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। ऑप्शन सी सही है। फ्रेश सीवेज का पीएच 7 के आसपास होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टॉर्म ड्रेनेज डिजाइन इफेक्ट्स। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या क्या इफेक्ट करता है।
स्टॉर्म सीवर डिज़ाइन में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से पीक डिस्चार्ज तय किया जाता है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से क्या तय किया जाता है? पीक डिस्चार्ज, यानी ऑप्शन सी सही हमारा। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टॉर्म ड्रेनेज डिजाइन अफेक्ट्स पीक डिस्चार्ज। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रिक इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्रिक का साइज़ क्या है? तो इंडिया में स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक का साइज़ 19x9x9 सेंटीमीटर होता है विदाउट मोटार। अगर उसमें मोटार ऐड कर देंगे तो 20x10x10 सेंटीमीटर बनता है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, 19x9x9 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। Fe250 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ये सबसे इजी सवाल है। यील्ड स्ट्रेंथ यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा टिपिकल डायमीटर ऑफ मेन बार इन आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब में मेन बार का डायमीटर कितना होता है? तो आरसीसी स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट बार्स का डाया नॉर्मली 12 mm होता है। ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा इफेक्टिव कवर इन आरसीसी इज डिस्टेंस बिटवीन। इफेक्टिव कवर क्या होता है ये पूछा है इसमें। तो इफेक्टिव कवर होता है हमारा कंप्रेशन फेस टू बार सेंटर। कंप्रेशन फेस टू बार सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है जो हमारा इफेक्टिव कवर कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। इफेक्टिव कवर का अर्थ होता है कंक्रीट की कंप्रेशन फेस से बार के सेंटर तक की दूरी, यानी जो हमारा कंप्रेशन एरिया होता है उसका जो फेस है उससे जो हमारा बार है उसका सेंटर तक की डिस्टेंस जो है वो कहलाता है हमारा इफेक्टिव कवर। ऑप्शन सी डी सही है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल्स इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्सटाइल का क्या यूज होता है? जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग, तो जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग सॉइल सेपरेशन, ड्रेनेज, फिल्ट्रेशन और रिइंफोर्समेंट के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है सॉइल सेपरेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन में दिया हमारा ड्रेनेज। तो जियो टेक्सटाइल्स का यूज सिविल इंजीनियरिंग में ड्रेनेज के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन। कंक्रीट किस में स्ट्रॉन्ग होता है? तो कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो पूछा है। तो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो 0.2 के लगभग होता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो 0.2। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो लेवलिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट 5 mm होता है। लेवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट 5 mm। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा रैमिंग इज डन टू इम्प्रूव। रैमिंग क्या इम्प्रूव करने के लिए की जाती है? तो रैमिंग का मेन पर्पज होता है हमारा सॉइल या कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना ताकि वाइड्स कम हो जाए। तो रैमिंग का क्या पर्पज होता है? कंक्रीट सॉइल या कंक्रीट को कॉम्पैक्शन देना जिससे वाइड्स कम हो जाए। तो ऑप्शन सी सही है हमारा। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, तो कल भी किया था हम लोगों ने, तो इसका ऑप्शन 500 ब्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा
यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? तो आरसीसी का यूनिट वेट 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और पीसीसी के लिए 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इन मीटर क्यूब। वेट हमारा 50 kg होता है एक बैग का सीमेंट का इंडिया में, लेकिन हमसे पूछा हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इन मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा होगा 0.025 मीटर क्यूब, 0.035 से 0.025 मीटर क्यूब। तो क्या लेते हैं, नॉर्मली हम लोग लेते हैं 0.035, होता कितना है 0.0347 मीटर क्यूब होता है, जिसको राउंड ऑफ करके 0.035 लेते हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा, सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी, ओपीसी के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, IS 269 के अनुसार। तो ओपीसी की मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया यानी फाइननेस IS 269 के अनुसार 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। कितनी होती है, 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है फाइननेस। चलते हैं अगले सवाल पर। क्रीप इन कंक्रीट रिफर्स टू, कंक्रीट में क्रीप क्या रिफर्स करती है, मतलब क्या बताती है। क्रीप का मतलब कंक्रीट का लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोड होता है। क्रीप का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोड, लंबे समय तक लोड लगने के कारण कंक्रीट में क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, वही क्रीप होता है हमारा। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन। ऑप्शन बी सही है। आज का लास्ट सवाल होगा हमारा, IS कोड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए IS कोड क्या होता है। तो प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए हमारा IS कोड होता है 456-2000, IS 456-2000। ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की क्लास।